हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 ज्योग्राफी। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कैसे रिसोर्सेज हैं और कैसे ये हमारी हेल्प करते हैं, एनवायरनमेंट की हेल्प करते हैं बैलेंस बनाने में। सम स्कूल चिल्ड्रंस वर विजिटिंग एन एग्जीबिशन। कुछ जो स्कूल चिल्ड्रन है वो एग्जीबिशन देखने के लिए जाते हैं ऑन हैंडीक्राफ्ट्स के मेले में। द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशंस वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स। और जो आर्टिकल्स थे एग्जीबिशन के अंदर उसको कलेक्ट किया गया था अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री से। मोना पिक्ड अप अ बैग एंड एक्सक्लेम। मोना ने एक बैग उठाया और उसके बाद उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। एक्सक्लेम मतलब होता है आश्चर्य होना और पिक्ड मतलब होता है उठाना। दिस इज़ ब्यूटीफुल हैंड बैग। उसने कहा कि ये तो बहुत ही सुंदर हैंड बैग है। येस इट इज़ मेड फ्रॉम जूट, और क्योंकि ये जूट से बना हुआ है, उसकी टीचर ने कहा। डू यू सी दोज बास्केट। तो फिर उसके बाद उसकी टीचर ने कहा देखो वहाँ पर जो बास्केट्स हैं उसको आपने देखा। बास्केट मतलब होता है टोकरी। लैम्प शेड्स एंड चेयर्स, those are made of canes and bamboos। और वो जो जितनी भी बास्केट, लैम्प शेड और चेयर्स हैं ये केन से बने हैं और बैम्बू से बने हैं। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया। ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर जो रीजन है वो ह्यूमिड है। ह्यूमिड मतलब होता है नमी वाला। बैम्बू ग्रो इन प्लेंटी, और वहाँ पर जो बैम्बू है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। जैसी थी वो काफ़ी एक्साइटेड हो रही थी सिल्क स्कार्फ को देखने के लिए। सी अ सिल्क स्कार्फ, सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ। और उसने उस ब्यूटीफुल स्कार्फ को लेकर बोला कि देखो कितना सुंदर स्कार्फ है ये। द टीचर एक्सप्लेन दैट द सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। फिर उसके बाद जो उनके टीचर थी उन्होंने बताया उसको कि ये जो सिल्क है वो सिल्क वॉर्म के थ्रू बनता है। दैट आर ब्रेड ऑफ मलबरी ट्री, और जो कि मलबरी ट्री पर रहते हैं। ब्रेड मतलब वहाँ पे निवास करना, रहना। मलबरी ट्री के ऊपर रहते हैं। मलबरी मतलब होता है शहतूत, शहतूत के पेड़ के ऊपर रहते हैं। द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब जो बच्चे थे वो समझने लगे, अब उनके समझ में आ रहा है जो प्लांट्स हैं वो उनको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट्स उन्हीं प्लांट्स के थ्रू बनते हैं दैट वी यूज़ इन आर डे टू डे लाइफ, जो हम अपने दैनिक जीवन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो जोन। तो जो नेचुरल वेजिटेशन है या वाइल्ड लाइफ है वो केवल नैरो जोन जो है जिसमें लैंड, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर मिलते हैं। लिथोस्फीयर मतलब होता है लैंड, हाइड्रोस्फीयर मीन्स होता है वाटर, और एटमॉस्फेयर मीन्स होता है एयर। तो जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर तीनों चीज़ें मिल जाती हैं वो थोड़ा सा जोन होता है, उसको नैरो जोन कहा जाता है। तो नैरो जोन जहाँ पे आता है वहीं पर ही वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट होती है। एग्जिस्ट मतलब वहीं पर रहती है या वहीं पर बनती है। बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फीयर। और जहाँ पे तीनों जोन मिल जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। तो डेफिनेशन होगी बायोस्फीयर की कि अ नैरो जोन कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इज नोन एज बायोस्फीयर। इन बायोस्फीयर के अंदर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड। ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ये बता रहे हैं बायोस्फीयर के अंदर लिविंग बींग्स, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो या ऑर्गेनिजम्स हो, तो ये जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जीने के लिए एक दूसरे के जीने में भी हेल्प करते हैं और अपने जीने के लिए भी वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, और ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। यानी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होना, इंटर रिलेटेड होना, सर्वाइवल करने के लिए इसी सपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज।
वेजिटेबल और वाइल्ड लाइफ जो है एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, बहुत ही कीमती चीज़ें हैं, बहुत ही कीमती रिसोर्स है हमारे लिए, संसाधन है। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर्स, और जो प्लांट है वो हमें टिम्बर प्रोवाइड करते हैं। गिव शेल्टर, टिम्बर्स मतलब होता है जो लकड़ी के बड़े बड़े मोटे मोटे जो लट्ठे होते हैं जिनको कि काट करके हम उससे घर वगैरह बनाते हैं या उसको यूज़ करते हैं फर्नीचर के रूप में, तो ये जो हमें प्लांट से ही मिलता है। इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। शेल्टर मतलब होता है घर, तो एनिमल्स के रहने का घर भी प्लांट्स वाला एरिया होता है, फॉरेस्ट होता है। प्रोड्यूस ऑक्सीजन, साथ में ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जो हम ब्रीथ करते हैं, जो हम सांस में अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन होता है। प्रोटेक्ट सॉइल, ये साथ में सॉइल को इरोजन होने से भी बचाते हैं। सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप, और साथ में ये क्रॉप्स को उगाने में भी काफ़ी ज़रूरी होते हैं। प्रोटेक्ट सॉइल, सॉइल की रक्षा करते हैं और जो सॉइल हमारे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ज़रूरी होती है। एक्ट एज शेल्टर बेल्ट, और एक शेल्टर बेल्ट के रूप में काम भी करते हैं। हेल्प इन शॉर्टेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, और जो अंडरग्राउंड वाटर की जो शॉर्टेज है उसको कम करने में, या जो शॉर्टेज मतलब है कम करना, तो अंडरग्राउंड वाटर की जो शॉर्टेज है उसको कम करने की कोशिश करता है। साथ ही में ये हमें फ्रूट्स, नट्स और लेटेक्स, टर्निपटाइन ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स, ऑल्सो द पेपर दैट इज़ सो एसेंशियल फॉर योर स्टडीज़, जो कि पढ़ने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये जितनी भी ज़रूरी चीज़ें, एसेंशियल मतलब ज़रूरी, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमें किसके थ्रू मिलती हैं, प्लांट्स के थ्रू मिलती हैं। देयर आर इनन्यूमरेबल यूजेस, इनके बहुत सारे यूजेस हैं ऑफ द प्लांट। यू कैन ऐड सम मोर, इसमें आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिससे हमें क्या क्या उससे मिलता है। तो ये क्या बताया था उन्होंने कि प्लांट्स हमारे लिए किस किस काम में आते हैं या हमें उनसे क्या क्या मिलता है। तो प्लांट्स हमें फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं, ठीक है। ये टर्पंटाइन ऑयल है, गम, मेडिसिनल मतलब जो मेडिसिन से रिलेटेड जो मटेरियल होता है या मेडिसिन होते हैं वो हमें प्लांट्स के थ्रू मिलते हैं। तो ये सारे क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट को शो कर रहा है। और ये इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट यहाँ से आ जाएगा, प्लांट्स प्रोवाइड से लेकर, प्लांट टिम्बर्स प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर और देते हैं एनिमल्स को, और साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं जो कि ज़रूरी होती है क्रॉप को ग्रो करने के लिए, साथ में शेल्टर बेल्ट्स बनाते हैं, हेल्प इन शॉर्टेज अंडरग्राउंड वाटर। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंस बता रहे हैं कि प्लांट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हमें प्लांट से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अब इसमें डू यू नो दे रखा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है रूफ टॉप यानी छत से, और उसके बाद उसको जहाँ पर भी हमें उसे ले जाना है उसको डायरेक्टिंग इट टू अप्रोप्रिएट लोकेशन, मतलब जैसे मान लीजिए टैंक से कनेक्ट करना है तो उसे टैंक से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर जाती हैं, जिससे कि जो बहता हुआ पानी है वर्षा का उसको हम स्टोर कर लेते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। ऑन एन एवरेज 1 स्पेल ऑफ रेन फॉर 2 आवर्स, और अगर हम एवरेज देखें तो 1 स्पेल ऑफ रेन फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे की जो रेन होती है उसके अंदर बहुत सारा पानी हम बचा सकते हैं। जैसे 8000 लीटर जो वाटर है वो 2 घंटे के अंदर इकट्ठा हो जाता है, तो इसको हम सेव कर सकते हैं। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इन्होंने बता रखा है कि हम रूफ टॉप से सेव करते हैं। देन फिर आता है आपका वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ के अंदर एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म, ये सभी इंक्लूड होते हैं। एक्वेटिक लाइफ मतलब होता है जो पानी में रहती है ज़िंदगी, उनको एक्वेटिक लाइफ कहा गया है। दे प्रोवाइड अस मिल्क मीट, ये हमें मिल्क मीट और हाइड्स एंड वूल प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या चीज़ बता रहे हैं, ये वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं हमारे लिए कि वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स लाइक बीज, जैसे इंसेक्ट जैसे कि मक्खी, मधुमक्खी है, ये हनी प्रोवाइड करती है, यानी आपने देखा होगा छत्ते बनाती है तो उसके अंदर शहद होता है। हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, साथ में जो प्लांट्स की जो सीड्स होते हैं उनको एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स के अंदर ले जाती है, तो वो पॉलिनेशन कहलाता है। एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले, और एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है एज अ डिकम्पोजर
इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर डिकम्पोजर जो कि डिकम्पोज करने का काम करता है, जो भी मटेरियल्स वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको सॉइल में मिलाने का काम करता है। तो ये क्या करता है कि इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इकोसिस्टम के अंदर। द बर्ड फीड ऑन इंसेक्ट्स, और ऐसी जो चिड़िया जो कि इंसेक्ट्स को खाती है, इसको ब्लू किंगफिशर कहते हैं, इंसेक्ट्स को खाती है, एंड एक्ट एज अ डिकम्पोजर्स एज वेल एज, और ये भी एक डिकम्पोजर्स के रूप में ही काम करती है। वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी, जो वल्चर है ये क्या काम करता है कि ये मरे हुए जानवरों को खाता है। लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक्स, इसको हम स्कैवेंजर्स कहते हैं वल्चर को, क्योंकि मरे हुए जानवरों को खाता है। एंड कंसीडर अ वाइटल क्लीनर, और इससे क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट होता है वो क्लीन हो जाता है, क्लींजर का काम कर रहा होता है। सो बिग एनिमल्स एंड स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल, तो चाहे वो बड़ा एनिमल हो या छोटा एनिमल हो, सभी एक इंटीग्रल पार्ट हैं अपने इकोसिस्टम के, और ये बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं इकोसिस्टम के अंदर। ये वल्चर के बारे में दे रखा है। वल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर डाइंग फॉर किडनी फेलियर शॉर्टली आफ्टर scavenging livestock treated with diclofenac, a painkiller that is similar to aspirin or ibuprofen, इसके जैसे ही वो कोई दवाई का नाम बता रहे हैं। पेन किलर होती है, दर्द को मिटाने वाली होती है, और ये लाइफ स्टॉक्स को दिया जाता है दर्द को कम करने के लिए। इससे क्या होता है कि मरने के बाद अगर उसको कोई ये वल्चर वगैरह खाते हैं तो इससे वो मर जाते हैं, क्योंकि उनकी जो किडनी होती है वो फेल हो जाती है। एफर्ट्स आर ऑन टू बैन द ड्रग्स फॉर द लाइफ स्टॉक्स, और कोशिश की जा रही है जो लाइफ स्टॉक्स होते हैं, जो हमारे मवेशी होते हैं जिसे हम पालते हैं ऐसे जानवरों को, उनको ड्रग्स देने पर रोक लगाई जा रही है, बैन लगाया जा रहा है। एंड ब्रीड वल्चर्स इन अ कैप्टिविटी, जिससे कि जो वल्चर की ब्रीड है उसको बढ़ा सकें, कैप्टिविटी। क्योंकि वल्चर क्या होते हैं, मरे हुए जानवर खाते हैं, और अगर मरे हुए जानवरों के अंदर दवाई होती है तो उसको वो खाते हैं, तो उससे उनकी किडनी फेल हो जाती है। देन फिर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड ऑन प्राइमरी ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, और जो वेजिटेशन की ग्रोथ है डिपेंड करती है टेम्परेचर और मॉइस्चर पर। द मेन वेजिटेशन टाइप्स, और जो मेन वेजिटेशन टाइप्स हैं वर्ल्ड के अंदर उसको ग्रुप किया गया है, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड स्टर्प्स एंड टुंड्रा। ये इन्होंने 4 वेजिटेशंस के अंदर इनको डिवाइड किया है। फॉरेस्ट मतलब जंगल, ग्रासलैंड मतलब घास जहाँ पे बड़ी बड़ी होती है, स्कर्ट्स झाड़ी वगैरह जो होते हैं, एंड टुंड्रा रीजन्स, ये इसमें इन्होंने डिवाइड किया है। इन एरिया, ऐसा एरिया जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगते हैं, ठीक है। इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज मे बी थ्राइव, जो पेड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद द एरिया हैविंग अबेंडेंट वाटर सप्लाई, तो जो जंगल जो होते हैं वो ऐसी जगह पर सबसे ज़्यादा होते हैं जहाँ पर कि वाटर सप्लाई सबसे ज़्यादा होती है। अबेंडेंट मतलब अधिक मात्रा के अंदर सप्लाई होती है वाटर की। एज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज, जैसे जैसे मॉइस्चर का अमाउंट कम होता जाता है, मॉइस्चर मतलब नमी, जो नमी होती है वो कम होती चली जाती है। द साइज ऑफ ट्री, और जो साइज़ है ट्री का वो छोटा होता जाता है, और उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। डेंसिटी मतलब कम पेड़ रह जाते हैं वहाँ पे। इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है वहाँ पर शॉर्ट स्टंट ट्रीज होते हैं, ग्रासेस ग्रो करती हैं, फॉर्मिंग द ग्रासलैंड, जिससे कि वहाँ पे ग्रासलैंड बनते हैं वर्ल्ड के। इन ड्राई एरियाज, ऐसे एरियाज जहाँ पे बारिश बहुत ही ज़्यादा कम होती है, लो रेनफॉल होती है, वहाँ पर थॉर्नी शर्ब्स लगते हैं। थॉर्नी शर्ब्स, बुशेस बोलते हैं हम इसको। बुशेस शर्ब्स मतलब जो झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ होती हैं वो लगती हैं, या कटीले छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं वो लगते हैं, जैसे कि कैक्टस वगैरह है, या जैसे बेर का पेड़, उसमें भी कांटे होते हैं, नींबू का पेड़ होता है उसमें भी कांटे होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे खेर है, तो ये सारे जो कांटे वाले पौधे होते हैं वो ऐसी जगह पर लगते हैं जहाँ पर जो ड्राई एरिया होता है और जहाँ रेनफॉल कम होती है। इन सच एरियाज़, और ऐसे एरियाज़ के अंदर जो प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत डीप होती हैं, मतलब वो अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं
एंड जो उनके लीव्स होती हैं वो थॉर्नी होती है, थॉर्नी एंड वैक्सी, कांटे वाली होती है। थॉर्नी मीन्स होता है कांटे, और वैक्सी मतलब होता है कि काफ़ी मोटी होती हैं, वैक्स की जैसी होती है, वैक्स सरफेस होता है, चिकनी होती हैं। टू रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर, जिससे कि जो मॉइस्चर है वो कम खर्च हो बाय ट्रांसपिरेशन के थ्रू। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स, और जो टुंड्रा वेजिटेशन है कोल्ड पोलर रीजन्स के अंदर कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लीचन, वहाँ पर मॉसेस और लीचन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कोल्ड टुंड्रा रीजन के अंदर। कोल्ड पोलर रीजन्स बता रहेगा, जहाँ पे सब पोलर रीजन्स चाहे वो नॉर्थ पोल हो साउथ पोल हो, वहाँ पे टुंड्रा वेजिटेशन पाई जाती है, और उसके अंदर मोसेस और लीचन सबसे ज़्यादा होते हैं। फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड, और जो फॉरेस्ट होते हैं इनको ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया है एज एवरग्रीन एंड डेसिडियस। दो टाइप्स के अंदर इनको क्लासीफाई किया गया है कि या तो ये एवरग्रीन होते हैं या वो डेसिडियस होते हैं। एवरग्रीन मतलब होता है सदाबहार, और डेसिडियस मतलब होता है एक पर्टिकुलर पीरियड होता है जिसमें अपना ये अपने लीव्स को शेड करते हैं। शेड मतलब होता है गिराते हैं पत्ते, तो यानी कि एक पर्टिकुलर सीजन होता है जब इनकी पत्तियां गिर जाती हैं। एवरग्रीन में पेड़ की कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है, ना कोई उनका समय होता है कि जिस समय वो अपनी पत्तियां गिराएं। कभी कोई पेड़ गिराता है पत्ती, तो कभी कोई पेड़ गिराता है। लेकिन डेसिडियस वाले के अंदर सारे जो पेड़ होते हैं वो एक साथ एक समय पत्तियां गिरा देते हैं। डिपेंडिंग ऑन व्हेन दे शेड देयर लीव्स, ये डिपेंड करते हैं कि कब उनकी पत्तियां गिरती हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स सिमिल्टेनियसली। अब वही जो मैंने आपको बताया, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो किसी पर्टिकुलर सीजन के अंदर अपनी पत्तियों को नहीं गिराते, ठीक है। जबकि जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वो पर्टिकुलर सीजन्स के अंदर अपनी पत्तियों को गिराते हैं, जिससे कि जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा उसको लॉस ना हो ट्रांसपिरेशन के थ्रू। दीज फॉरेस्ट आर फर्दर क्लासीफाइड, उसके बाद इन फॉरेस्ट को दोबारा से क्लासीफाई किया गया है एज ट्रॉपिकल और टेम्परेट। तो इसमें डेसिडियस फॉरेस्ट भी दो टाइप के हो गए, एक होता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और एक होता है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ऐसे ही तो ट्रॉपिकल एरियाज में जो पाए जाते हैं उनको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है, और जो टेम्परेट एरियाज के अंदर पाए जाते हैं लोकेशन पर डिपेंड करता है कि वो लोकेशन कौन सी है, ट्रॉपिकल है या टेम्परेट है। अगर टेम्परेट के अंदर डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं तो वो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट कहलाते हैं, और अगर ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर पाए जाते हैं तो वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहलाते हैं। तो डिपेंड करता है उनकी लोकेशन कैसी है इन द डिफरेंट लैटिट्यूड्स। तो डिटेल में पढ़ेंगे उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एंड एसोसिएटेड और उनसे जुड़े हुए जो लाइफ एनिमल लाइफ्स हैं, या उसके बारे में आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि कौन सी जगह पर कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। पिछली क्लास के अंदर इसके बारे में पढ़ाया गया था। टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल, और आज अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया के अंदर इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 centuries बैक, जो कि 2 सेंचुरी पीछे के हैं। टू फीड द ग्रोइंग नंबर ऑफ लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड ग्रो क्रॉप्स। मतलब जैसे 200 साल पहले होता था कि जंगलों को साफ किया जाता था और उसके बाद वहाँ पे खेती की जाती थी, वैसे आज भी कुछ रीजन्स ऐसे हैं वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे लोग वैसे ही रह रहे हैं जैसे कि 200 साल पहले रहा करते थे। फॉरेस्ट कवर ऑल द वर्ल्ड, जितने भी फॉरेस्ट वर्ल्ड के अंदर पाए जाते थे वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। वैनिशिंग मतलब होता है फिनिश हो जाना, तो बहुत तेज़ी से फिनिश हो रहे हैं। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड, और बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी वल्नरेबल रिसोर्सेज हैं इनको बचाएं। तो कंजर्वेशन कैसे करेंगे उसके बारे में हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तो कैसे हमें कंजर्व करना है वाइल्ड लाइफ को और नेचुरल वेजिटेशन को। फॉरेस्ट आर वेल्थ, फॉरेस्ट जो है हमारी संपत्ति है। वेल्थ मीन्स होता है संपत्ति। प्लांट्स गिव शेल्टर टू एनिमल्स, जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स को शेल्टर रहने का स्थान देते हैं। एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम, और दोनों मिलकर प्लांट्स और एनिमल्स मिलकर इकोसिस्टम को बनाए रखते हैं, मेंटेन करते हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, और ह्यूमन इंटरफेरेंस और क्लाइमेट बदलने की वजह से कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। इससे क्या होता है कि जो प्लांट्स और एनिमल है इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो उनको लॉस होने लग जाता है, यानी कि वो ख़त्म होने लग जाते हैं। मैनी स्पीसीज हैव बिकम वल्नरेबल, बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं वो खतरे में पड़ गई। वल्नरेबल मतलब खतरे में, और एंडेंजर्ड या ख़त्म होने के कगार पे आ रहे हैं। एंड सम
आर इन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब जो किसी पर्टिकुलर रीजन में जहाँ जो एनिमल्स और प्लांट्स मिलने चाहिए थे या जो मिलते थे वहाँ पर अब वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे आ चुके हैं। डिफॉरेस्टेशन, ये कुछ रीजंस बताए हैं जिसकी वजह से इनको लॉस हो रहा है। तो ये है डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का काटना, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट एंड फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, ये कुछ रीजंस हैं, मैन मेड और ह्यूमन मेड रीजंस हैं, जिसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक्सटिंक्शन होते चले जा रहे हैं। टुगेदर एक्सेलरेटेड द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, एक्सटिंक्शन मतलब फिनिश होने की, एक्सेलरेट मतलब आगे बढ़ना। तो सब मिलकर क्या कर रहे हैं कि जो ख़त्म होने की जो प्रोसेस है उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जो अपने ग्रेट नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे फिनिश हो रहे हैं। वन ऑफ द मेजर कंसर्न, और जो एक सो ज़रूरी कंसर्न करने वाली जो ध्यान है, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो इंसिडेंट हैं पोचिंग के, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है, पोचिंग मतलब होता है जो एनिमल्स का शिकार करते हैं उनके खाल के लिए या उनके दांतों के लिए या उनके स्किन या उनके सींगों के लिए। तो कुछ ना कोई वजह होती है जिसकी वजह से जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, वो क्या करता है कि इन एनिमल्स को मारता है बेचने के लिए। इसको पोचिंग, तस्करी भी हम बोल सकते हैं। तो एनिमल्स की जो तस्करी होती है उसके लिए, और इसकी वजह से जो होता है पर्टिकुलर जो स्पीसीज़ है, ये जो प्रजाति पाई जाती है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। डिक्लाइन मीन्स होता है ख़त्म होना। द एनिमल्स आर पोस्ट फॉर कलेक्शन ऑफ इलीगल ट्रेड्स, और एनिमल्स की जो तस्करी की जाती है वो इलीगल व्यापार के लिए की जाती है। इलीगल मतलब गैर कानूनी तरीके से लोग व्यापार करते हैं। ऑफ हाइड, स्किन, नेल, टीथ, हॉर्न एंड फीदर्स के लिए इनको मारा जाता है और उसके बाद इनको बाहर बेच दिया जाता है। सम ऑफ दीज एनिमल्स, इनमें से जो कुछ एनिमल्स हैं, कौन से एनिमल्स हैं जिनको मारा जाता है, बेचा जाता है, वो है टाइगर, लाइन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बग, क्रोकोडाइल, डायनासोर, स्नो लियोपार्ड, ऑर्चर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनको किसी न किसी वजह से मारा जाता है। एंड दीज कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस, और इनको हम बचा सकते हैं केवल जागरूकता को फैला करके कि हमें इनको नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में, बैलेंस करने में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेशनल पार्क, अब इनको बचाने के लिए क्या क्या किया गया है। नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं। इसके अलावा ये सब किस लिए बनाया गया है, जिससे कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक, लेक्स एंड वेटलैंड्स, ये ज़रूरी है, इनको नेसेसरी इनको सेव करना, जिससे कि जो प्रीशियस रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म होने से बच जाए। देयर इज़ अ बैलेंस, और एक बैलेंस बना रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर। इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज़ नॉट डिस्टर्ब, अगर जो भी नंबर ऑफ स्पीसीज अगर उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए तो एनवायरनमेंट के अंदर बैलेंस बना रहेगा, अदरवाइज ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट्स, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं कई हिस्सों के अंदर ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट्स, ये नेचुरल हैबिटेट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं मैनी स्पीसीज़ के, बहुत सारी प्रजातियों के, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है। ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ सेवरल बर्ड्स, क्योंकि इनडिस्क्रिमिनेट मतलब बिना सोचे विचारे बहुत सारी चिड़ियों को मारना, एनिमल्स को मारना, हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट, और इस तरह से मारना कि वो अब ख़त्म होते जा रहे हैं या ख़त्म होने की कगार पर हैं। ये नेशनल पार्क के बारे में बताया है कि नेशनल पार्क कैसा होता है। तो नेशनल पार्क एक नेचुरल एरिया होता है जो कि डिज़ाइनेटेड, इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि जो इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी है वो बनी रहे, ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम्स फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए। फिर उसके बाद इसमें बताया कि फॉरेस्ट को बचाने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए गए थे। अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर क्या आ गया, वन महोत्सव, ये वन महोत्सव को एनकरेज किया गया, शुड बी एनकरेज एट द रीजन एंड कम्युनिटी लेवल।
रीजनल एक क्षेत्र और कम्युनिटी लेवल पर इसको बढ़ावा दिया गया। जो बच्चे हैं, स्कूल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज, स्कूल के जो बच्चे हैं उनको बढ़ावा दिया जाए फॉर बर्ड वॉचिंग एंड विजिटिंग नेचुरल कैंप, कि भाई वो चिड़ियों को देखें और विजिट करें नेचर कैंप में, सो दैट दे कैन अप्रिशिएट द हैबिटेट, जिससे कि वो अप्रिशिएट कर सकें हैबिटेट्स और वेराइड स्पेसेस, अलग अलग जो स्पेसेस हैं, अलग अलग जो प्रजातियां हैं, उनको देखें और उनको बढ़ावा दें, उनकी तारीफ करें। मैनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉ, बहुत सारी कंट्रीज हैं उन्होंने बहुत सारे कानून बना के रखे हुए हैं, डिक्लेयरिंग दैट द ट्रेड एज वेल एज द किलिंग ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स आर इलीगल, कि जो व्यापार करना, एनिमल्स का व्यापार करना, साथ में उनको मारना, ये एक इलीगल है। इलीगल मतलब गैर कानूनी है। और इंडिया के अंदर जिन एनिमल्स को मारने पर बैन लगाया गया है वो हैं लायन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक। ये कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिससे कि इन पर रोक लगाई गई कि इनको कोई मारेगा नहीं, और अगर कोई इनको मारता है तो उसको पनिशमेंट होती है, उसको कानून से सज़ा मिलती है। एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन, और इंटरनेशनल कन्वेंशन जिसको कि हम बोलते हैं CITES सिटीज़ हैज़ बीन इस्टेब्लिश, इसको इस्टेब्लिश किया गया है, इंटरनेशनल लेवल पर है ये, इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और इसके अंदर बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं उनको लिस्ट में रखा गया है कि इनको हमें, इनकी रक्षा करनी है, इनको हमें बचाना है और इनके व्यापार को होने से हमें रोकना है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इज़ एन एथिकल ड्यूटी, और प्लांट्स और एनिमल को बचाना ये हमारी एक एथिकल ड्यूटी है हर सिटीज़न की, मतलब पर्टिकुलरली हर व्यक्ति को इसके लिए सहयोग देना होगा। तो ये बताया किस तरह से हम कंजर्व करेंगे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, तो ये सीरीज़ ऑफ प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में दे रखा है कि एक सीरीज़ है ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लिंक थ्रू द ग्लोबल नेटवर्क इंटेंड टू द डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशन बिटवीन द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। बायोस्फीयर रिजर्व्स एक सीरीज़ है जहाँ पर कि ये बहुत सारा एरियाज में प्रोटेक्ट किया जाता है और थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क के थ्रू, और इसमें डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है जो भी रिलेशन है कंजर्वेशन और डेवलपमेंट, यानी कंजर्वेशन भी होता है और साथ साथ में डेवलपमेंट भी होता है। तो वहाँ पर बायोस्फीयर को कहते हैं जहाँ पर ये एनिमल्स वगैरह और प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, तो प्रोटेक्टेड एरिया है। अभी आपने पढ़ा था सिटीज़, तो सिटीज़ होता क्या चीज़ है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो सिटीज़ होता है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड in endangered species of wildlife, wild fauna and flora। तो C से बना द कन्वेंशन, ये C का हो गया कन्वेंशन, और I का हो गया इंटरनेशनल, T का हो गया ट्रेड, E का हो गया एंडेंजर्ड, S का हो गया स्पीसीज। तो ये एक इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड, एंडेंजर्ड यानी कि जो खतरे में स्पीसीज़ हैं वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की, उनको बचाने से रिलेटेड ये प्रोग्राम चलाया गया है। ये एक संस्था है। इट इज़ एन इंटीग्रल एग्रीमेंट, और ये एक एग्रीमेंट है, इंटीग्रल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट्स के बीच में, और इनका जो एम है टू एंश्योर दैट कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है इन द स्पीसीमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल, कि भाई जो उनके जीने का अधिकार है उनसे नहीं छीना जाएगा, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, इनका व्यापार नहीं किया जाएगा कुछ जो स्पीसीज़ हैं। और इन स्पीसीज़ के अंदर 5000 जो स्पीसीज़ हैं एनिमल्स की और जो 28,000 स्पीसीज़ हैं वो प्लांट्स की, इनको प्रोटेक्ट किया गया है, प्रोटेक्शन दिया गया है इनको, किसके थ्रू, सिटीज़ के थ्रू। बियर, डॉल्फिन, कैक्टी, कोरल, ऑर्चिड्स एंड एलोई, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि जहाँ पर इनको प्रोटेक्शन दिया गया है। तो ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। तो जो मैंने आपको पढ़ाया है उसे पढ़ना है, रिवाइज करना है, और कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आपको पूछना है। तो ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।